गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्पेशल पेपर गाइडेंस एंड काउंसलिंग के अंतर्गत हम लोगों ने निर्देशन का और परिभाषा अब तक की जितने भी हमने इसकी क्षेत्र आदि के बारे में अध्ययन कर चुके हैं कि किन किन क्षेत्रों में निर्देशन दिया जाना चाहिए, जैसे व्यक्तिगत क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, कि उनमें किस तरह से निर्देशन दिया जाता है या कौन कौन से ऐसे क्षेत्र होते हैं जिनमें निर्देशन की आवश्यकता हो। क्योंकि वर्तमान समय में देखा जाए तो ये बात हम बार बार कहते हैं कि निर्देशन की जो प्रक्रिया है या निर्देशन की आवश्यकता है वो अब बहुत अधिक दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। क्योंकि एक समय हुआ करता था जब परिवार संयुक्त परिवार थे, तो परिवार के अंदर बहुत अधिक सदस्य हुआ करते थे, दादा दादी है, चाचा ताऊ है, बुआ है, भतीजी है, और भी बहुत सारे रिश्तेदार रहते थे, जिनसे कि बालक को किसी भी प्रकार की, क्योंकि निर्देशन की आवश्यकता कभी जब कोई समस्या है, चाहे वो शैक्षणिक समस्या है, चाहे सामाजिक है, चाहे आर्थिक है, सांस्कृतिक, किसी भी प्रकार की समस्या है, तो निर्देशन की आवश्यकता होती थी और वहीं पर उनको निर्देशन प्राप्त हो जाता था, तो परिवार से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होती थी। लेकिन अब परिस्थितियाँ बदली हैं, परिवार एकल हो गए हैं। एकल में भी इस तरह के कि माता पिता दोनों कार्य के लिए घर से बाहर जाते हैं, तो ऐसे में बालक को निर्देशन के लिए किसी न किसी सदस्य की आवश्यकता होती है। तो ये उत्तरदायित्व विद्यालय पे आ जाता है, जिसको मैं बार बार कहती हूँ। इसीलिए एक जो शिक्षक है उसको निर्देशन के बारे में पूरी जानकारी होना आवश्यक है, तभी वह, क्योंकि बालक की इस आवश्यकता की पूर्ति का दायित्व अब विद्यालय में हो गया और विद्यालय में ये दायित्व एक शिक्षक के द्वारा पूर्ण किया जाता है। इसीलिए शिक्षक को पता होना चाहिए कि निर्देशन की आवश्यकता क्या क्या है, किस तरह से निर्देशन की आवश्यकता को देखा जाता है। निर्देशन की आवश्यकता को किस तरह से हम देख सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो आती है, इसकी आती है व्यक्तिगत आवश्यकता। सबसे पहली चीज आ जाती है व्यक्तिगत आवश्यकता, यानी कि व्यक्तिगत स्तर पर एक बालक को किस तरह से निर्देशन की आवश्यकता होती है या किस तरह से निर्देशन की उसे आवश्यकता होती है। तो व्यक्तिगत आवश्यकता में सबसे पहली बात आती है शैक्षिक वृद्धि। शैक्षिक वृद्धि, क्योंकि एक बालक को निश्चित है कि जब वो शिक्षा प्राप्त करना चाहता है, शिक्षा प्राप्त करता है, तो निरंतर रूप से वो उसमें वृद्धि चाहता है, उसके बेहतर परिणाम चाहता है, उसमें हर विषय या हर क्षेत्र में जो उसका रुचि से संबंधित है, जिसमें वो योग्यता रखता है, उसमें उससे संबंधित वो और किस तरह से विकास कर सकता है। इस दृष्टिकोण से शैक्षिक वृद्धि के दृष्टिकोण से एक बालक को या एक व्यक्ति को निर्देशन की आवश्यकता होती है। क्यों कि यहाँ पर एक व्यक्ति हो चाहे बालक हो, वो उसकी समस्याएं व्यक्तिगत ही होती हैं। सामूहिक रूप से होने वाली समस्याओं का समाधान बालक को आसानी से प्राप्त हो जाता है। प्राप्त करने में जहाँ समस्या आती है वहाँ पर व्यक्तिगत रूप से जब किसी तरह की समस्या होती है तो उस पर उसे निर्देशन की आवश्यकता होती है। इसीलिए व्यक्तिगत रूप से शैक्षिक वृद्धि के लिए निर्देशन की आवश्यकता देखी जाती है। फिर है व्यावसायिक परिपक्वता। व्यावसायिक क्षेत्र में भी उसे व्यक्तिगत रूप से व्यक्ति को व्यावसायिक उन्नति, व्यावसायिक प्रगति, व्यावसायिक विकास के लिए उसे निर्देशन की आवश्यकता होती है। किसी भी व्यवसाय को कैसे वो चुने, पहली चीज तो ये। फिर वो क्योंकि उसमें किस प्रकार की क्षमताएं और योग्यताएं हैं, उसके अनुसार कौन सा व्यवसाय है जो कि उसके लिए लाभकारी होगा। फिर उस व्यवसाय को और कैसे वो आगे लाभकारी बनाए या लाभ में जिससे उसे लाभ की प्राप्ति हो, वो किस तरह के ऐसे कौन से कदम उठाए, किस तरह के प्रयास करें, इन सब के लिए उसे निर्देशन की आवश्यकता होती है। फिर व्यक्ति सामाजिक विकास।
विकास। निश्चित है कि एक व्यक्ति के लिए सामाजिक विकास होना बहुत जरूरी है। हाँ, क्योंकि व्यक्ति समाज का एक अंग है, समाज से अलग होकर वो नहीं रह सकता है। इसीलिए उस समाज में रहने के लिए किस प्रकार के गुणों की आवश्यकता है, एक सामाजिक प्राणी वो किस तरह से बन सकता है, इसके लिए निर्देशन की आवश्यकता होती है। दूसरी बात जो यहाँ पर आती है, निर्देशन की आवश्यकता है वो सामाजिक दृष्टि से। सामाजिक दृष्टि से निर्देशन की आवश्यकता होती है, क्योंकि सामाजिक विकास का होना बहुत अनिवार्य है। इसीलिए सामाजिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो व्यक्तिगत सामाजिक विकास है और ये सामाजिक विकास है। तो सामाजिक विकास में अगर हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे पक्ष हैं जिनके माध्यम से बालक के सामाजिक विकास किया जा सकता है या सामाजिक विकास हो सकता है, तो उसमें सबसे पहली चीज आती है वह पारिवारिक। सबसे पहला है पारिवारिक, कि पारिवारिक विकास, परिवार कैसा होना है, किस तरह का होना चाहिए, परिवार में परिवार की उन्नति प्रगति के लिए किस प्रकार से प्रयास किए जाने चाहिए, परिवार में बालकों के विकास के लिए किस तरह से ध्यान दिया जाना चाहिए, किस प्रकार की प्रक्रियाओं को अपनाना चाहिए आदि। मतलब एक परिवार क्या होता है और एक परिवार की उन्नति प्रगति के लिए व्यक्ति को किस प्रकार से अपना योगदान देना चाहिए, इसके लिए निर्देशन की आवश्यकता होती है। दूसरा है बदलती हुई व्यावसायिक परिस्थितियां। व्यावसायिक बदलाव, कि वर्तमान समय में व्यावसायिक बदलाव बहुत तेजी से हो रहे हैं। एक परंपरागत व्यवसाय हुआ करते थे कि भाई घरों में मिट्टी के बर्तन बनाना है, खिलौने बनाना है, कपड़े बनाना है, बुनना है आदि, एक परंपरागत कृषि है, ये सब कुछ एक परंपरागत व्यवसाय थे। कृषि को ही उदाहरण के तौर पे लेते हैं कि परंपरागत तरीके से कृषि में बैल और हल के माध्यम से खेत को जोता जाता था और खेत की रखरखाव जो भी है फसलों की उन्नत उत्पादन के लिए परंपरागत तरीके को अपनाया जाता था। लेकिन विज्ञान ने जैसे जैसे उसमें अपना हस्तक्षेप प्रारंभ किया, वैज्ञानिक अनुसंधान हुए, तो ये एक व्यावसायिक नजरिया जो था इसे बदल गया कि एक जो केवल एक उत्पादन, फसल का उत्पादन करना नहीं, अब कृषि के क्षेत्रों में किसान व्यावसायिक फसलों के उत्पादन पर विशेष बल देने लगे। व्यावसायिक फसल यानी कि जिनसे कि उनको आमदनी प्राप्त हो, ऐसी फसलों पर। तो ये व्यावसायिक बदलाव किस तरह से हो रहा है और उसके लिए उसे किस प्रकार से प्रयास, क्योंकि इसका संबंध सीधा समाज से जुड़ा होता है, क्योंकि समाज की आवश्यकताओं के अनुसार ही इनमें परिवर्तन आता है, इनमें बदलाव आता है। तो वो बदलाव क्या है, समाज की आवश्यकता की पूर्ति कैसे की जा सकती, इसको समझाने के लिए, इसको बताने के लिए निर्देशन की आवश्यकता होती है। अगली बात यहाँ पर आती है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि हो रही, निश्चित है कि तीव्र गति से भारत विश्व का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राष्ट्र है। तो ऐसे में सामाजिक संबंधों को बनाना और विशेष रूप से भारत में विविध भारत समाज के लोग यहाँ, विविध संस्कृति सभ्यताओं के लोग यहाँ रहते हैं, विविध जाति धर्म के लोग यहाँ रहते हैं, तो सबके बीच में किस तरह से तालमेल होना चाहिए, धर्मनिरपेक्षता की विचारधाराओं का विकास कैसे किया जा सकता है, यानी कि इस जनसंख्या वृद्धि को की दृष्टि से सामाजिक सौहार्द किस तरह से बनाया जा सकता है। दूसरा जो पक्ष है इसके अंतर्गत कि जनसंख्या वृद्धि की वजह से किस प्रकार के प्रभाव भारत में देखने को मिल रहे हैं, हमें किस प्रकार के प्रभावों का सामना करना पड़ता है, जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए क्या कारगर उपाय हो सकते हैं, इसको रोकना क्यों आवश्यक है, इन सब चीजों को समझने के लिए निर्देशन की आवश्यकता होती है, क्योंकि जनसंख्या का सीधा सीधा संबंध समाज से। अगली बात जो आती है इसके अंतर्गत वो है सामाजिक मूल्यों में बदलाव। मूल्यों में बदलाव, मूल्यों में बदलाव, क्योंकि निश्चित है कि एक परंपरागत मूल्य जो अब तक चला आ रहा था, निश्चित है कि वो अगर उसमें कोई परिवर्तन, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, उसके अनुकूल निरंतर रूप से परिवर्तन होता रहता है और उस परिवर्तित परिस्थिति के अंतर्गत यदि हमारे परंपरागत
कर लेते हैं। तो ऐसे में इस रूढ़िवादिता की परंपरा से बचने के लिए आवश्यक है कि जो वर्तमान आवश्यकताएं हैं, वर्तमान वातावरण है, परिस्थिति है, उसके अनुकूल मूल्यों का स्वरूप भी उसी के साथ परिवर्तित होना आवश्यक है। अर्थात कि समाज के विकास के लिए बहुत जरूरी है कि मूल्यों में वर्तमान विज्ञान और तकनीकी के साथ में किस तरह से परिवर्तन हो सकता है, इसके लिए निर्देशन की आवश्यकता मानी गई है या होती है। अगली बात इसके अंतर्गत आती है उचित समायोजन। समायोजन निश्चित है कि समायोजन मनुष्य की एक सबसे बड़ी समस्या है और इससे निपटने के लिए बहुत आवश्यक होता है निर्देशन। उसके बाद में है नागरिकता के गुण। उत्तम नागरिकता के गुण। एक व्यक्ति में कौन कौन से ऐसे गुण होने चाहिए जो उसे एक उत्तम और एक श्रेष्ठ नागरिक बना सकता है। अगला जो हमारा यहाँ पर आता है निर्देशन। अब आप इस चीज को ध्यान देखिए कि यहाँ पर आवश्यकता के अंतर्गत पहला था व्यक्तिगत आवश्यकता, दूसरा है सामाजिक आवश्यकता। ये सभी इनके अलग अलग पॉइंट्स हैं। व्यक्तिगत आवश्यकता के पॉइंट्स हैं व्यावसायिक विकास, शैक्षिक विकास, वैयक्तिक सामाजिक विकास। सामाजिक विकास के अंतर्गत आता है पारिवारिक विकास की दृष्टि से, बदलते हुए व्यावसायिक वातावरण की दृष्टि से, जनसंख्या प्रति मूल्यों में बदलाव, जो मूल्य है उनमें बदलाव, फिर समायोजन और एक उत्तम नागरिकता की दृष्टि से निर्देशन की आवश्यकता होती है। तीसरा जो निर्देशन की आवश्यकता है वो राजनीतिक दृष्टि से। राजनीतिक दृष्टि से निर्देशन की आवश्यकता को देखा जाता है। ये राजनीतिक दृष्टि से अगर हम निर्देशन की आवश्यकता को देखते हैं तो सबसे पहला है लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास। लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास, यानी कि लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास किससे, क्योंकि राजनीतिक दृष्टिकोण से भारत एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, तो ऐसे में नागरिकों में लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास होना चाहिए। इसी के लिए निर्देशन की आवश्यकता होती है। फिर दूसरी है धर्मनिरपेक्षता। भारत में निश्चित है कि भारत में धर्मनिरपेक्षता की अत्यधिक आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ विविध धर्मों के लोग एक ही साथ एक ही स्थान पर रहते हैं। ऐसे में सौहार्दपूर्ण वातावरण को बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि वहाँ के नागरिकों में धर्मनिरपेक्षता के गुण विद्यमान होने चाहिए। इसके लिए निर्देशन आवश्यक माना गया। अगली बात है राष्ट्रीय सुरक्षा। राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टिकोण से भी निर्देशन की आवश्यकता या निर्देशन को महत्वपूर्ण माना गया। आज हम निर्देशन की आवश्यकता के पार्ट 1 के अंतर्गत हम 3 निर्देशन की आवश्यकताओं को हमने देखा। व्यक्तिगत निर्देशन, सामाजिक निर्देशन और राजनीतिक निर्देशन की दृष्टि से हमने इसकी आवश्यकताओं को देखा। कल हम इस और आगे इसके निर्देशन की अन्य आवश्यकताओं को हम देखेंगे और अपनी इस टॉपिक को खत्म करेंगे। इससे इसके आधार पर या इस जो जितना हमने अब तक किया है उसके आधार पर एक प्रश्न आप लोगों को अपना करना है। क्वेश्चन आपका है निर्देशन की आवश्यकताओं को स्पष्ट कीजिए। निर्देशन की क्या आवश्यकताएं हैं आप स्पष्ट कीजिए। जो अभी हमने 3 पढ़ी हैं उन्हीं के आधार पर आपको इस क्वेश्चन को हल करना है। अपनी बात को समाप्त करने से पहले कोविड-19 की इस
महामारी के दौर में अपने आप को सुरक्षित रखिए। बहुत अधिक आवश्यकता होने पर ही घर से बाहर निकलिए। घर से बाहर निकलते हैं तो ऊपर मास्क या कपड़ा बांध कर निकलिए। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और अपने हाथों को समय समय पर सैनिटाइज करते रहिए और साबुन से धोते रहिए। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।